हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटर स्टडी। इस लेक्चर में हम ज्योमेट्री के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इसके अंतर्गत हम सर्किल का स्टडी करेंगे। सर्किल यानी कि वृत्त, वृत्त का स्टडी हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं जो हमारा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, उस प्लेलिस्ट से आपको क्या फायदा है कि सारे लेक्चर आपको वहां पे सीक्वेंस से मिलते हैं। तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें और वहां पर जाकर के सारे लेक्चर को सीक्वेंस से अटेंड करें और तभी आपको कोई लेक्चर समझ में आएगा। बीच से अगर कोई लेक्चर आप देखेंगे तो आप कई थ्योरम मिस कर दिए रहेंगे जिससे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंटर स्टडी का, या फिर आईसीएआरए का मैंने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना दिया है, यहाँ भी आप ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको पीडीएफ और लेक्चर्स दोनों की अपडेट मिलेगी। अब हम सर्किल के कुछ बेसिक पॉइंट इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। बेसिक पॉइंट जिन्हें हमें समझना होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सर्किल है। ठीक है, सर्किल का मान लेते हैं हमारे पास एक केंद्र है। ठीक है, और हम यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं केंद्र से होती हुई जो जाती है। ठीक है, यहाँ से ड्रा कर दिए। अब हमारा सर्किल क्या होता है, जो सर्किल है हमारा, जो सर्किल की परिधि है वो कई बिंदुओं से मिलकर बने, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना है। तो इसकी डिफिनीशन अगर हम बताना चाहें सर्कल का यानी कि वृत्त का, तो जो हमारा बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है, वृत्त कहलाता है। जैसे हमारा एक केंद्र है, वो इसको हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, और यहां से यहां तक मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं Q है। ठीक है, यहां से हमारा रेडियस क्या होता है, ये हमारा रेडियस होता है जिसे हम R से लिखते हैं, जिसे यानी कि त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम जो वही केंद्र से ना खींच करके हम परिधि को कहीं और से अगर हम मिलाएं, रेखा ऐसी रेखा खींचे कि जो परिधि से कहीं और मिलाए, तो ऐसे रेखा को हम क्या कहते हैं, ऐसे रेखाखंड को हम कहते हैं जीवा। ठीक है, मान लो यहाँ पे आर एस एक पॉइंट है, आर और एस, तो ये हमारा एक प्रकार से जीवा है। और यहाँ से जीवा आर एस के पास एक यहाँ पे पॉइंट है, परिधि जो है, इसे हम कहते हैं चाप। ठीक है, इसे हम कहते हैं चाप यानी कि कॉर्ड। इंग्लिश में अगर आप इसे कहें तो एक कॉर्ड है। ठीक है, और अगली बात क्या है, जैसे अगर मान लो हम कोई किसी पॉइंट पे हम एक लाइन ड्रा कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे एक हम लाइन ड्रा कर देते हैं, तो हमारा ये पॉइंट से होती हुई एक रेखा जो जा रही है, इस रेखा को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा ए बी है एक, तो हम इसे एक स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो एक्स है, एक्स कोई पॉइंट जिस पॉइंट पे मिल रहा है, तो उसे हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीजें हैं। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो ए बी को अगर हम डिनोट करेंगे तो ए बी हमारा क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टेंजेंट। ठीक है, और हमारा पॉइंट जो एक्स है उसको हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु, यानी कि जिसपे वो ऐसा पॉइंट जिससे स्पर्श रेखा होके गुजर रही है। ठीक है, और यहाँ पे हम त्रिज्या की बात करते हैं, अगर त्रिज्या, इसको स्मॉल आर यानी कि इसे हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, रेडियस, और इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ हमारे फिगर में कहाँ पे है, ओपी और ओक्यू दोनों हमारी क्या है, त्रिज्या है। और यहाँ पे हम डिस्कस करें और व्यास का, जिसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर। डायामीटर, इन्हें हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हमने फिगर में पी क्यू से दिखाया है, यानी कि डायामीटर डाया पी बराबर 2r होता है। आर और आर मिलकर के ही हमारा डाया बना रहा है। तो जो डाया होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना करते हैं तो आता है। ठीक है, अगली चीज हम यहाँ पे देखें, अगर आर एस हमारे पास दिया गया है, आर एस क्या है, आर एस हमारे पास एक तरह का जीवा है, यानी कि कोई भी रेखा जो केंद्र से होकर जाएगी उसे व्यास कहते हैं,
और ये भी कह सकते हैं किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहाँ खींचा जा सकता है, व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास है। ठीक है, जीवा इसे हम कहते हैं सेकंड, ठीक है, इंग्लिश में। और हमारे पास एक चाप है, चाप को तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, जिसे हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको बेसिक बेसिक पॉइंट समझना होगा कि ए भी एक स्पर्श रेखा है, एक्स एक स्पर्श बिंदु है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो त्रिज्या है स्मॉल आर है, ठीक है, व्यास जो है कैपिटल डी है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझना होगा, बेसिक लेवल के हैं। अगर हम परिधि की बात करें, सरकमफ्रेंस हमारा कितना होता है, तो वैसे हम 2D में जो मेंसुरेशन पढ़ेंगे वहां बहुत अच्छी तरीके से हम सर्किल के बारे में स्टडी करेंगे। 2D के बारे में क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, और क्या परिधि होगा, अर्धवृत्त क्या होगा, 1/4 वृत्त क्या होगा, सारी चीजें वहां पे स्टडी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बेसिक चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर परिधि पूछे कि इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस की बात अगर कर दे कि सरकमफ्रेंस इसका कितना होगा किसी भी सर्किल का, तो क्या होता है 2πr। ध्यान से याद रखना 2πr। अब यहां से आप देखेंगे 2r जो है d होता है, तो हम पाई डी भी लिखा देखते हैं कहीं कहीं। तो ठीक है, तो परिधि हमारा ये होगा। और नॉर्मली अगर हम वृत्त की परिधि है ये, वृत्त की परिधि, अब परिधि किसे कहते हैं, ये टोटल जो है हमारा यही है परिधि। ठीक है, परिधि यानी कि जिसे हम सरकमफ्रेंस कह देते हैं। और अगला पॉइंट, अगर आपका वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जाए यानी कि एरिया की, तो वो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर आर के स्थान पर डी/2 रखेंगे तो पाई डी की पावर पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं यहाँ पे सर्किल के बारे में, जो आपको बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्वेश्चन अगर कुछ पॉइंट ऐसा आता है, परिधि, डायामीटर, जीवा, तो इन सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। अब देखिए, दो प्रकार से हम थ्योरम स्टडी करेंगे। एक जीवा से संबंधित जो फैक्ट होंगे उनको देखेंगे, और दूसरा स्पर्श रेखा से। इन्हीं दो को आप अच्छी तरीके से देख लेंगे तो इन्हीं में सारे थ्योरम जो हैं समाहित हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीवा की। ठीक है, जीवा से संबंधित फैक्ट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जीवा क्या होती है, किसी रेखाखंड, जो रेखाखंड, कोई एक रेखाखंड हो जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं पर मिलती हो, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं पर स्थित हो, तो उसे हम जीवा कह देते हैं। वो परिधि पर कहीं भी स्थित हो। सपोज आपका एक लाइन है, मान लेते हैं ए बी है, तो एक तरह का जीवा है। ठीक है, आपका एक पॉइंट ये है, मान लेते हैं ये पी क्यू है, तो आपका एक तरह का जीवा है। इसको इस तरह से मिला दें, ये आर एस है मान लो, तो ये भी आपका जीवा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको इस तरह मिला दें, मान लो एक्स वाई है, तो ये भी आपकी एक तरह से जीवा है। तो जीवा क्या है कि एक तरह का एक रेखाखंड है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है। ठीक है, जो वो बिंदु कहाँ स्थित होते हैं, परिधि पर स्थित होते हैं। तो जीवा आप समझ गए यहाँ से, आर एस आपका एक जीवा है। ठीक है, पी क्यू एक जीवा है। ठीक है, एक्स वाई एक प्रकार का जीवा है, और ए बी एक प्रकार का जीवा है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं हम, देखते हैं दूसरा थ्योरम क्या है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कैसे समझ पाएंगे, दूसरा थ्योरम है आपका। देखिए, ये सपोज आपका एक केंद्र है। ठीक है, ये आपका एक प्रकार का केंद्र है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम O है। ठीक है, अब यहां से आपका क्या है, एक जीवा मैं ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये एक जीवा है, मान लेते हैं ए बी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, थ्योरम है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो केंद्र से हम जीवा पे एक लंब डाल देते हैं, ये हम लंब डाल लिए। ठीक है, 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में हमारा जो जीवा होगा ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। यानी कि अगर हम इसको मान लेते हैं सी पॉइंट है, तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा कि ए सी
इक्वल टू BC। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, AC इक्वल टू BC, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। और यहाँ पे हम जो है या इन दोनों को अगर मिला दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, R आ जाता है। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को मिला देते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है, एक प्रकार से R आ जाता है, त्रिज्या है। तो इस पे आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब डालें तो जीवा जो है दो भाग में बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, यानी कि AC इक्वल टू BC यहाँ पे हो गया। ठीक है, अगले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। जैसे ये थ्योरम क्या है, दो जीवा हैं, समान जीवाएं, यानी कि दो समान जीवाएं हैं, मान लो 10-10 मीटर की दो जीवाएं आप खींच रहे हैं, तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगे। जैसे सपोज ये आपकी जीवा एक है, एक ये है और दूसरी जीवा ये है, इन दोनों की लंबाई बराबर है। मान लो इसकी लंबाई जो है x सेंटीमीटर है, इसकी भी x सेंटीमीटर है, तो ये जो केंद्र केंद्र होगा, केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से एक लंब डाल दें इसके पास और यहाँ से एक लंब डाल दें इस पे, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं पॉइंट हमारा है M पॉइंट और ये N पॉइंट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं PQ है एक, और इसको मान लेते हैं RS है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा कि जो ओरिजिन को O मान लेते हैं, तो चूंकि आपका RS बराबर क्या है, PQ के, यानी दोनों जीवाएं बराबर है, इसलिए आपका कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, जो दूरी होगी उनके बीच की OM इक्वल टू ON होगा, ये दोनों दूरी बराबर होंगे। ठीक है, यानी केंद्र से जो उनकी दूरी होगी वो आपस में बराबर होगी इस कंडीशन में। ठीक है, या इसका उल्टा भी कह सकते हो, अगर केंद्र से अपोजिट में दो जीवाएं हैं बराबर दूरी पर, तो वो कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। इसका अपोजिट जो होगा वो भी सत्य होगा। यहाँ से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये, अगर आप यहाँ पे मिलाएंगे तो कुछ आपको थ्योरम और मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय भी यूज कर पाएंगे। ये आपका क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। कोई चीज दो चीजें दी गई रहेंगी, तीसरी आपसे पूछ सकता है, तो ये आप थोड़ा सा इस फिगर को समझ के रखें, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 4, इंटरसेक्ट इंटरनली, यानी कि अंतः प्रतिच्छेदन क्या होता है। अंतः प्रतिच्छेदन में क्या होता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको बताना चाहूंगा, इसको आप ध्यान से समझना, तब आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी। जैसे आपका ऐसे दे देगा क्वेश्चन की एक सर्किल है, उसमें दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः कट कर रही हैं, तो उस पर न्यूमेरिकल भेज दे देगा, 4 वैल्यू आपको दे देगा, 3 वैल्यू दे देगा, 4th वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनता है हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें आप एक फिगर है, फिगर में दो जीवा आप ड्रा कर लीजिए जो एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दो जीवाएं हमारे पास इस तरह से हैं, ये जो है एक दूसरे को अंदर से कट कर रही है। ठीक है, एक मान लेते हैं AB है, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं CD है, ये एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, और किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो पॉइंट जो है, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट को आप ध्यान रखना, सारे फार्मूले आपको हमेशा याद रहेंगे। P पॉइंट पे कट करते हैं, इस फार्मूले को आप कंफ्यूज हो जाते होंगे एग्जाम में, तो याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिकली इसका हमें डेरिवेशन करना हो तो हम समरूप त्रिभुज से करेंगे इसका डेरिवेशन। इन सारे भुजाओं को एक दूसरे से मिला देंगे और इन दोनों त्रिभुज को हम त्रिभुज PCB जो बन रहा है और PAD बन रहा है, इनको हम समरूप कर देंगे, और समरूप करने के बाद हमारा फार्मूला तुरंत आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्ट याद करना है, हमें बहुत डीप में नहीं जाना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम सिंपली इसको फार्मूले कैसे याद करेंगे, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट से हम फार्मूला लिखना शुरू करेंगे और एक एक खंड को तोड़ के 4 भागों में लिख देंगे, वही हमारा फार्मूला होगा। जैसे आप AB जीवा है, AB जीवा के कितने 2 खंड बन रहे हैं, एक क्या बन रहा है, आपको शुरू कहां से करना है, P से, जहां से कट कर रहा है, तो एक खंड बन रहा है आपका PA × दूसरा खंड बन रहा PB, तो ये दोनों मल्टीपल हो गए। ठीक है, तीसरा जो है आपका जीवा जो है CD, उसमें 2 खंड बन रहे हैं,
आप कहाँ से शुरू करेंगे, पी से, पी सी इंटू पी से शुरू करेंगे पी डी। बस सिंपल आपको यही याद रखना है। इसमें 3 चीजें आपको दे देंगी और ध्यान रखना इस फार्मूले को इसी फार्मूले से करना है। कभी कभी पूरी सी डी की लंबाई आपको दे दी जाएगी, तो आपको सी डी की जरूरत नहीं है, आपको पी सी की जरूरत है और पी डी की जरूरत है। और ए बी में आपको पी ए और पी बी की जरूरत है। यही इसी चीज को ध्यान रखेंगे तो ये फार्मूला आपसे भूलेगा नहीं। ठीक है। और अगला इसी में हम अगर काटते हैं, हमारा जीवा अगर बाह्य प्रतिच्छेदन करता है, यानी कि यहाँ पे जो है बाह्य यानी कि इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, बाहर अगर काट रहा है, तो उस कंडीशन में कौन सा फार्मूला बनेगा, सेम कंसेप्ट आपका लगेगा यहाँ पे। ठीक है, डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहेंगे तो डेरिवेशन हम करा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कोई पॉइंट बाहर ले लेते हैं, सपोज एक पॉइंट है हमारा, एक जीवा ए है और दूसरी जीवा हमारी इस तरह से है। ठीक है, 2 जीवा है, अंदर ये नहीं कट कर रहे हैं, लेकिन आप इन्हें देखेंगे जब आप इनको बाहर बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे कट करने लगेंगे एक दूसरे को। ठीक है, एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करने लगेंगे। तो उस पॉइंट को हमने बताया था प्रतिच्छेदन बिंदु को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। इसको आपको कैपिटल पी होगा प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसके बाद आपकी एक जीवा क्या थी, ए बी थी, और दूसरी जीवा क्या थी, सी डी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला कैसे आपको करना है। आप शुरू करेंगे पी से, हमेशा स्टार्ट करेंगे पी से और फार्मूला लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आपका ए बी जो है उसके 2 खंड बन रहे हैं, पी ए और एक बार पूरा पी बी, पी ए इंक्लूड है उसमें, तो फार्मूला आपका बनेगा पी ए इनटू, अब देखिए ए से बी तक नहीं जाना, आपको हमेशा स्टार्ट करना है पी से, तो पी बी, ठीक है, इक्वल टू पी सी, पी से ही शुरू करना है, इनटू पी डी। तो अगर आप इस सीक्वेंस को याद रखोगे तो इसमें ये न्यूमेरिकल आपका कभी गलत नहीं होगा। इसमें जो है आपको 3 चीजें दे जाएंगी और चौथी चीज आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लेगा। तो यही फार्मूला आपसे इसी पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। अगला हम देखते हैं 6 नंबर थ्योरम। इसमें क्या होता है, जीवा से संबंधित तथ्य हम देख रहे हैं। एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो सपोज ये केंद्र है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक जीवा ले लेते हैं, एक जीवा है हमारा ये। ठीक है, अब इससे हम केंद्र पर एक कोण बना देते हैं। ठीक है, ये केंद्र पे हमारा एक कोण बन गया। अब इसी जीवा से हम जीवा मान लेते हैं, कोई एक हमारा जीवा है ए बी मान लेते हैं, और केंद्र पे जो हमारा क्या है, ओ है। ठीक है, अब इसी जीवा से हम अगर परिधि पे कहीं भी कोण बना लें, सपोज हम यहाँ परिधि पे यहाँ पे कोण बना लेते हैं। ठीक है, इस परिधि पर एक कोण बना लेते हैं, यहां से इसको हम मिला लेते हैं, ये मिला लिए। ठीक है, दूसरा हम इस तरफ से मिला लिए, हमारे जीवा से ही बनाना है कोण। ठीक है, तो यहां से बना लिए, ये हमारा एक एंगल बन गया। सपोज हमारे पास ए है सी पॉइंट। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं आपके पास 2 एंगल है। ठीक है, एक एंगल ये है जो कि केंद्र पे बना है, दूसरा एंगल परिधि पे बना है। इस एंगल को आप कहीं भी बना सकते हो। ठीक है, कहीं भी बना सकते हो। अगर आपको इस पॉइंट पे बनाना है, सपोज इस पॉइंट पे बनाना है, तो आप ऐसे मिला लो। ठीक है, बनाना आपको जीवा से ही, ऐसे बना लो, एक एंगल ये आ गया। ठीक है, तीसरा अगर आपको यहाँ पे कहीं बनाना है तो यहाँ मिला लो आप। ठीक है, ये वाले एंगल हो गए आपके। ठीक है, मान लो ये एक्स है तो आपका ए भी एक्स बनेगा, ए भी एक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब रिलेशन हमें बताना है कि परिधि पे जो कोण बनता है और केंद्र पे जो कोण बनता है उसका दुगना बोल रहा है। ठीक है, यानी कि जो आपका परिधि पे कोण बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, 2 गुना बनेगा। अगर यहाँ पे 2x बन रहा है तो आपका x बन रहा है तो यहाँ पे 2x बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक चीज लें, जो कोण हमारा कोण ए ओ बी बनेगा, यानी कि केंद्र पे बनेगा, वो 2 गुना होगा किसका, कोण ए सी बी का। ठीक है, अब
यहाँ पे अगर कोण ओ देख लें हम ऐसे सिंपली, तो 2 इंटू ए सी बी एक्स है, यानी कि 2 गुना बनेगा। ये ध्यान रखना आप, ये थ्योरम को ऐसे याद रखो कि परिधि पे हमेशा कोण दोगुना बनता है, सॉरी केंद्र पर हमेशा कोण क्या बनता है, 2 गुना बनता है परिधि पे जो कोण बना हुआ है उसका। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला हम अर्धवृत्त में स्थित कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, यानी कि अगर आप अर्धवृत्त में कोई भी कोण बना दें, ठीक है, तो वो हमेशा समकोण ही बनेगा। जैसे ये आप अर्धवृत्त है, सपोज इसका सेंटर ये है, ठीक है, अब यहाँ पे आप कोण बना रहे हैं, इसको लेकर के यहाँ खींच दिए और यहाँ से इसको मिला दिए, तो ये जो एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई किसी पॉइंट बनाना है, यहाँ से आपने इसको मिला दिया, सॉरी इसको मिला दिया, तो ये भी आपका 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे भी आपने मिला लिया और इसको यहाँ से मिला देंगे अगर, तो ये भी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी कि अगर अर्धवृत्त में स्थित कोण है तो हमेशा 90 अंश का कोण ही बनेगा। यहाँ से अगर आपने इसको ऐसे मिला दिया तो ये भी आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये थ्योरम याद रखना। अगला क्या है, वृत्तखंड पर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसमें क्या है, एक वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, ठीक है, कोई भी एक वृत्तखंड है, सपोज जीवा, एक कोई भी जीवा आप खींच दो, यहाँ पे एक जीवा मैंने सपोज ये खींच दिया, तो आपके पास यहाँ 2 वृत्तखंड हो गए। पहला वृत्तखंड ये हो गया और दूसरा वृत्तखंड ये बड़ा वाला हो गया। तो जीवा जो है वो वृत्तखंड का निर्माण करती है, एक पार्ट होता है वृत्त का, उसी को हम वृत्तखंड बोल देते हैं। अब इसमें 1 में पहला वृत्तखंड जो छोटा वृत्तखंड है 1 है, दूसरा वृत्तखंड 2 है। तो 1 और 2 में आप कोई भी कोण अगर इस जीवा के द्वारा बनाएंगे, सारे कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक कोण पहले खींचते हैं, ठीक है, दूसरा कोण यहाँ पे आप खींच लो, तीसरा कोण आप यहाँ से खींच लो, ठीक है, चौथा कोण आप यहाँ से खींच लो। एक ही वृत्तखंड में हम सारे कोण बना रहे हैं जीवा के द्वारा, तो ये सारे कोण जो हैं, ये सारे कोण जो बन रहे हैं ये सब बराबर है। अगर ये सब थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब छोटे वाले वृत्तखंड में अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे अगर कोई कोण बना दिए, ठीक है, सपोज यहाँ पे आपने कोई एंगल बना दिया, तो ये सारे एंगल आपस में ये बराबर होंगे। मान लो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि आप वृत्तखंड को देखेंगे कि इस वृत्तखंड में बन रहा है और आपके उस जीवा के द्वारा ही बनना चाहिए, ये कंडीशन है। तो उस केस में सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, 9 चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष वृत्त के परिधि पर स्थित हों उन्हें हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं, उस पर एक थ्योरम है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर ये सपोज आपके पास एक चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज उसे ही कहते हैं हम जिसके सारे शीर्ष क्या हैं, परिधि पर स्थित हैं। तो सारे शीर्ष इसके परिधि पर हैं, तो इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कह देंगे। सपोज ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आमने सामने के कोण का योग जो है 180 अंश होता है। मान लो ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है, और ये थीटा है और ये जो है गामा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आमने सामने के जो कोण हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। अगर वो चक्रीय चतुर्भुज है तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 180 अंश, थीटा प्लस गामा इजकल टू 180 अंश। ठीक है, ये चीज आप नोट डाउन कर लेना। आगे जो 10th नंबर है, वृत्त के केंद्र पर स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, यहां से हमारा पार्ट शुरू हो रहा स्पर्श रेखा से संबंधित फैक्ट। तो अभी तो हम जीवा का देख रहे थे, अब यहाँ पे हम स्पर्श रेखा का देखते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा से संबंधित फैक्ट देखिए, यहाँ पे अगर कोई मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है, ओ है,
तो कोई स्पर्श रेखा है यहाँ, स्पर्श रेखा जो है किसी भी वृत्त को एक ही बिंदु पे टच करता है, ध्यान रखना। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से स्पर्श जा रहा है एक बिंदु पे, या स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो थ्योरम ये है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर केंद्र से हम स्पर्श बिंदु को मिला दें, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा, यही कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर इसको हम P और Q मान लेते हैं और ये जो कट कर रहा है इसको R मान लेते हैं, तो हम ये कहेंगे जो हमारा OR है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है PQ पे। जो हमारा OR है वो परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, और ये हमारा एक तरह से रेडियस है। तो दो तीन चीजें यहाँ पे आप सीखे कि अगर केंद्र से किसी स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो स्पर्श रेखा और केंद्र से मिलाने वाली रेखा दोनों परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री होंगे, और वो हमारा क्या होगा, रेडियस होगा, ठीक है। अगला थ्योरम 11th, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में हमेशा बराबर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर बाह्य बिंदु है कोई, सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पे P पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, दो स्पर्श रेखा ही खींच पाएंगे हम यहाँ से, ओनली 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 एंड ओनली 2 स्पर्श रेखा, ठीक है। ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है, दो स्पर्श रेखा खींच दिए। तो उस कंडीशन में हमारा, अगर हम केंद्र से इनको मिला लें, देखिए ये सब फिगर बनाए रहेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ से तुरंत आप इसको मिला दो, भले आपको कोई क्वेश्चन में जरूरत ना हो, लेकिन आप मिला देंगे तो आपका थोड़ा सा दिमाग चलने लगता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, आपके पास एक स्पर्श रेखा क्या है, इसको प्रूव करना होगा तो यहाँ पे सर्वांग समता लगेगी, कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे आप कहेंगे ये जो हमारा PA है PB है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी कि PA इक्वल टू PB, यानी कि जो हमारा स्पर्श रेखा है, दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे से बराबर होती हैं इस केस में, ठीक है। 12th नंबर हम देखते हैं, ये कौन सा दूसरा अगला थ्योरम है, 12th नंबर, ठीक है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, ये वाला थ्योरम हो गया हमारा। अगला क्या है, अगर मान लो एक स्पर्श कोई बाह्य पॉइंट है, वहां से एक तो एक स्पर्श कर रही है और दूसरी क्या कर रही है, उसको प्रतिच्छेद कर रही है, उस कंडीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है, वो हम डिस्कस करेंगे आपसे। जैसे सपोज यहाँ से P पॉइंट है, कोई P पॉइंट है, इस P पॉइंट से आपने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरी रेखा जो है इसको अंदर कटते हुए अंदर तक जाती है। मान लेते हैं ये पॉइंट T है जिस पे स्पर्श करती है, और ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो आपको जैसे मैंने पीछे बताया था वैसे सेम यहाँ पे हम लगा रहे हैं। P से ही हमेशा हमें स्टार्ट करना है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहीं से हमें फार्मूला स्टार्ट करना है। इस कंडीशन में क्या होगा, PT इंटू हम दो बार ले लेंगे PT, क्योंकि एक ही बार मिला, हमें वहां पे देख रहे थे दो दो बार मिल रहा था, ठीक है। अब P से फिर शुरू करेंगे PA इंटू फिर P से शुरू करेंगे PB। तो यहाँ से आपका क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। इस सीक्वेंस का आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूले आपको याद होते चलेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं हम, कुछ कंडीशन और है हमारा, जैसे कहता है कि सकेंद्र, दो सकेंद्र वृत्त पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना होता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए सकेंद्र वृत्त किसे कहते हैं वो आप समझ लीजिए, ऐसे दो वृत्त जिनके जो है केंद्र एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, यानी कि एक ही केंद्र हो, यानी कि इन दोनों का जो है केंद्र एक ही है, ठीक है, इन दोनों का केंद्र एक ही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में स्पर्श रेखा, आप इन दोनों कॉमन स्पर्श रेखा कहाँ खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। इसका खींचेंगे दूसरे वाला कट होगा, बाहर वाला खींचेंगे तो अंदर पे स्पर्श रेखा नहीं रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, शून्य, कोई नहीं खींचा सकता, यानी कि नील, कोई स्पर्श रेखा ऐसी आप नहीं खींच सकते हो जिसमें दोनों दोनों पे स्पर्श करे, ठीक है। अगला देखते हैं हम, दो अंतः स्पर्श वृत्त पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा, यानी कि दो वृत्त ऐसे हैं जो अंतः स्पर्श कर रहे हैं
उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना खींच पाएंगे आप। देखिए यहाँ से आप अगर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिए तो एक स्पर्श रेखा दोनों कॉमन हो गई, यानी कि एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं 1 नंबर्स। ठीक है। अगला, दो वृत्त पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा। वो क्या है, वो एक दूसरे को इंटरनली कट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं। सपोज यहाँ से ये सर्किल पूरा कर देते हैं हम, ऐसे एक दूसरे को काट रहे हैं। उस कंडीशन में आप कितने स्पर्श रेखा खींच पाओगे, दोनों में उभयनिष्ठ इस तरह से जाएगा एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा आपका इस तरह से जाएगा, यानी कि 2 नंबर्स आपका 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है। अगला है, दो बाह्य स्पर्श वृत्त पर बाह्यता स्पर्श है तो उभयनिष्ठ खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। इस कंडीशन में आप देखें, आप एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से खींच सकते हैं, दूसरी दोनों उभयनिष्ठ है, दूसरी उभय स्पर्श रेखा यहाँ से खींच सकते हैं, तीसरी स्पर्श रेखा यहाँ से आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप 3 नंबर यानी कि 3 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है। अगला है, अब यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये कंडीशन कब है, जब दो वृत्त जो है बाहर की तरफ हूँ। ठीक है, जब दो वृत्त बाहर की तरफ, इस कंडीशन में हमारा क्या हुआ, स्पर्शी कितने होंगे, कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, 4 होंगे, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, जैसे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और इसका ले लेते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ए बी है और बी, ए बी है और सी डी है, वो आपका प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, यानी कि ये वाला पॉइंट। और दूसरा तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन से हैं, जो ग्रीन कलर वाले दो हैं, यानी कि आपका जो पी क्यू है और आर एस है, ये दोनों आपका क्या है, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो इस कंडीशन में टोटल स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो गई, 4 नंबर्स। यानी कि जब दोनों दो सर्किल किसी को ना ही स्पर्श कर रहे हो, बाहर दूर दूर हो, उनके बीच में कुछ गैप हो, तो उस कंडीशन में 4 स्पर्श कॉमन 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 उसमें से तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती हैं और 2 प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपके एग्जाम में पूछता है, यानी कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसका आपका लेंथ पूछता है, तो लंबाई पूछता है, न्यूमेरिकल आता है इस पे बेस। तो आपको सिंपली मैं बता देता हूँ कैसा होता है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। और दूसरे का हम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाएंगे। ए बी है, सपोज ये आपका एक केंद्र है O, और इसका केंद्र है O डैश। ठीक है, और इसका हम त्रिज्या मान लेते हैं R1 है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं सपोज R2 है। ठीक है, R2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल डी है। अब इस फिगर में देखें, अगर हम ऊपर थोड़ा सा जंप होते हैं, ये डी है तो हमारा ये भी डी हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये 90 डिग्री होगा, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए टोटल ये R2 है और ये नीचे वाला क्या है, R1 है। तो अगर इसकी बात करें हम तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। बोलो हाँ, R2 माइनस R1 हो जाएगा। अब इसमें अगर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना हो, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना हो, त्रिभुज ए बी सी, 3 पॉइंट अगर हम इसको मान लें सी पॉइंट है, तो अगर हम राइट एंगल यानी कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, चूंकि समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री है, तो आपका क्या बनेगा कि हमारा ए बी की लंबाई आ जाएगी। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि जो हमारा कर्ण होगा, हमारा जो कर्ण होगा उसकी लंबाई जो होगी क्या होगी। इसमें कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, उसको हम सुधार लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ पे 90 डिग्री ये नहीं बनेगा, हमारा जो स्पर्श बिंदु को मिलाएगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आपको थोड़ा सा इरेज करना होगा।
ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से किसी मैंने थ्योरम में पढ़ा था कि जो केंद्र से हम किसी आसपास बिंदु को मिलाते हैं तो वो क्या होता है 90 डिग्री पे कट करता है। थ्योरम मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बनेगा आपका। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जब आप कभी भी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो दोनों के बीच का अंतर हो स्मॉल डी, उसका स्क्वायर करना है, माइनस जो दोनों रेडियस है उनके डिफरेंस का स्क्वायर उसमें से घटा करके वर्गमूल ले लेंगे तो आपका ए बी की लंबाई आ जाएगी। तो इस फार्मूला को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। आगे बढ़ते हैं, अगर इन्हें क्या करें, दो सर्किल हैं एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करा दें, उस कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि जो ए बी की हमने अभी लंबाई निकाली थी, तो वो ए बी बराबर क्या आया था, रूट में डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आया था। अभी क्या है, अभी हमने जो सपोज इसका ये ओ डैश है, ये ओ है, अब इनके बीच ये क्या है, हमारा R1 मान लेते हैं, ये R2 है। तो अभी देखिए उनके बीच की दूरी जो डी हुआ करती थी हमारा, वो इस समय R1 प्लस R2 के बराबर है। तो बस इसमें हमें क्या कर देना है, डी के स्थान पे हमें R1 प्लस R2 रख देना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेना है डायरेक्ट। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में R1 प्लस R2 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो इसको जो आप प्रसार करेंगे, तो आपको जब इसको प्रसार करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में कर सकते हैं। तो आपका पहले ब्रैकेट में a, अगर a R1 माइनस R2 और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी पहले आप रख लो। ठीक है, R2 प्लस R1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लो a प्लस बी, R1 प्लस R2 प्लस R2 माइनस R1, ये हो जाएगा और रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आपका R2 कट जाएगा और यहाँ पे आपका R1 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2R1 इंटू यहाँ पे बचेगा 2R2। ठीक है, तो ये रूट में हो गया, यहाँ से फिर आपका क्या आ जाएगा 4, और जबकि वो बाहर निकल जाएगा और रूट में क्या बचेगा R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये आपकी आ गई क्या, ए बी की लंबाई। इस कंडीशन में अगर वो एक दूसरे को क्या है, बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, उस कंडीशन में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी 2 अंडर रूट R1 इंटू R2 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 3 सर्किल हो एक दूसरे को कट कर रहे हो, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, डायरेक्ट इनमें सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज ये त्रिज्या है R2, ये इसका केंद्र O डैश, ये O है। ठीक है, और इसका जो है R1 है मान लो, और तीसरे वाले का हमारा है R3। तो तीनों बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में रिलेशन क्या होता है, तीनों के जो रेडियस होता है उसमें रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे A है पॉइंट मान लेते हैं, ये B उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और ये M पॉइंट है। तो अभी पीछे जो हम थ्योरम देखे थे उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम यहाँ पे AM की वैल्यू निकालना चाहें, AM, तो दोनों बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 2 रूट R1 R3 ये हो जाएगा,
अगर आप इसी में एम बी की बात करें, तो क्या हो जाएगा, एम बी भी उसी तरह हो जाएगा, टू रूट R2 R3 हो जाएगा पीछे वाले थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ए बी की बात करें, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा टू रूट R1 इंटू R2, इसमें R1 R2 का हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए बी बराबर क्या है, ए बी जो है लंबाई हो ए एम प्लस एम बी के बराबर है, ए एम प्लस एम बी के बराबर है। तो यहाँ से वैल्यू आप पुटअप कर देंगे तो टू रूट R1 R2 इजकल टू रूट R1 R3 प्लस टू रूट R2 R3, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब 2 से भाग दे दो, 2 से आप पूरे समीकरण को भाग दो, यहाँ पे R3 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लो, तो आपका आ जाएगा 2R1 R2 इजकल टू रूट R3 और ब्रैकेट में बचेगा रूट R1 प्लस रूट R2। ठीक है, ये बचेगा। अब 1/R1 को इधर ले आओ और बाकी नीचे लगा दोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 1/√3 R3, ये निकल के आ जाएगा। √1 √2 इधर जाके भाग हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√R1 बचेगा प्लस 1/√R2 बचेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तीसरा जो है, तीसरे का जो अपोजिट कर दो आप बटे में रूट में, वो पहले और दूसरे के योगफल के बराबर होता है, तो इस पे डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं हम, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आती है, तो इसमें हम डेरिवेशन ना करा करके आपको डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। सपोज ये पी क्यू है, तो पी क्यू की लंबाई मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। पी क्यू इक्वल टू, जैसे वहां पे हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेडियस को ऐड कर देंगे, बस इतना सा ही डिफरेंस है, बस d² रहेगा माइनस यहाँ पे R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। वहां पे R1 और माइनस R2 रहता था, दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे दोनों का योगफल हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। ठीक है, अगला हम स्पर्श रेखा का लास्ट, ये हमारा थ्योरम है 22 नंबर्स। इसमें हम देखते हैं, अगर सपोज कोई आपके पास स्पर्श रेखा है, नॉमेनक्लेचर दे देते हैं AB, और दूसरा है BC, और तीसरा है AD, ठीक है, या CD मान लो, जैसे मान सकते हो। तो यहाँ पे आपके बिंदु पे टच कर रहे हैं, मान लो सपोज ये P है, ये यहाँ पे स्पर्श बिंदु Q है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु R, और यहाँ पे क्या है, S है। तो आपको मैंने ये बताया था, किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है बराबर होता है। 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हो, दोनों लंबाई में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे मान लो एक पॉइंट हम पकड़ते हैं, जैसे ए बी है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट बाय पॉइंट है, इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक तो एपी और दूसरा यहाँ से एएस, तो ये दोनों बराबर होंगे, एपी इक्वल टू एएस। ठीक है, बी पॉइंट देखो आप, बी से देखो बीपी और बी क्यू, तो बी क्यू और पीपी ये दोनों बराबर होंगे। सी पॉइंट देखो तो यहाँ से आप क्या है, सी क्यू है एक, और दूसरा क्या है, सी आर, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और डी पॉइंट से अगर आप देखेंगे डीएस और डीआर, डीएस और डीआर, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये थ्योरम है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कुछ हर टाइप के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आकर डिस्कस करूंगा सर्किल से, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या स्टार्ट करेंगे। इसके बाहर आपका ज्योमेट्री से कोई पोर्शन नहीं पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।